हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस दीवाने विद्याकुल परिवार में। मैं शालिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे क्या होता है मानव परिसंचरण तंत्र और इसके अंतर्गत एक संरचना हृदय की संरचना को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं मानव परिसंचरण तंत्र की संरचना के बारे में। सबसे पहले आप सभी को पता है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परिसंचरण तंत्र की। तो परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेशन किस चीज का, आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती है उन्हें भोजन की आवश्यकता यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उन्हें गैसेस यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो यहाँ पर उन तक जो भी आपका भोजन पहुंच रहा है, जो भी आपका ऊर्जा पहुंच रहा है, ये गैसों का जो आदान प्रदान हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, जो आपके शरीर पर घूम रहा है। तो आपके शरीर में जो सर्कुलेट हो रहा है वो होता है आपका रक्त। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रक्त होगा उसी के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान, पोषक पदार्थ का आदान प्रदान आपके शरीर के सभी अंगों तक होता है। लेकिन रक्त अकेले ही ये कार्य को संपन्न नहीं करता है, इसमें पूरे के पूरे अलग अलग अंग मिलकर के आपके पूरे परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं कि आखिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग कार्य करते हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें वो सारे अंग भाग लेंगे जो कि आपके शरीर में इस रक्त को घुमाने का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मनुष्य की जब भी हम बात करेंगे, आप सभी को पता है कि मनुष्य में जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। सबसे पहले अगर विशेषता देख रहे हैं तो मनुष्य में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और आप सभी को पता है कि बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि जो रक्त बहेगा वो बंद वाहिनी में बहेगा, जबकि आर्थ्रोपोडा संघ में अगर आप देखते हो तो उनमें खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र होगा, यानी कि जो उनके शरीर के अंग होते हैं वो रक्त में डूबे हुए रहते हैं। लेकिन हमारे शरीर में रक्त के संपर्क में कोई अंग नहीं रहेगा, क्योंकि रक्त क्या है, बंद वाहिनियों में फैल रहा है, बह रहा है। तो इसी आधार पर हम देखते हैं कि परिसंचरण तंत्र के अलग अलग भाग होते हैं, और वो जो भाग होंगे आपके परिसंचरण तंत्र के जो भाग होते हैं वो सबसे पहले हमने क्या बात करी, रक्त की बात होती है। रक्त वो यहाँ पर कारक होगा जो कि आपके शरीर में गैसेस के आदान प्रदान के, पोषक पदार्थों के आदान प्रदान के लिए सहायक होता है। अब ये जो रक्त होगा, ये रक्त बहता कहाँ है, इसके लिए रास्ते का काम कौन कर रहा है, आपके शरीर में उपस्थित जो कि रक्त वाहिनी होती है। ठीक है, जो भी आपके शरीर में रक्त वाहिनी होती है वो सारे के सारे इनके परिसंचरण के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंतर्गत आपकी धमनी आ जाती है। ठीक है, और आपकी क्या आ जाएंगे, यहाँ पर शिराएं आ जाती है। तो धमनी और शिराएं आपके शरीर में क्या है, रक्त वाहिनी के रूप में कार्य करती है। उसके बाद आप सभी को पता है कि ये रक्त किस तरीके से आपके मस्तिष्क तक पहुंच रहा है या नीचे अंगों तक पहुंच रहा है। तो इसके लिए कोई मोटर लगी होगी आपके शरीर में जो कि इस रक्त को पंप करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो वो होती है जो संरचना पंप करने का काम करती है, उसे हम कहते हैं हृदय। तो हृदय हम क्या देख रहे हैं, हृदय क्या कर रहा है, रक्त को शरीर के ऊपर भाग में भी पंप करता है और शरीर से रक्त को नीचे भाग में भी पंप करने का काम करता है। तो एक मोटर जैसी संरचना आपके शरीर में परिसंचरण तंत्र की होती है, कौन, हृदय। उसके अलावा इसमें काफी सारे लसिका अंग भी भाग लेते हैं। ठीक है, लसिका अंग की बात करेंगे तो वो भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपके परिसंचरण तंत्र में भाग लेते हैं। तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि आपका परिसंचरण तंत्र अलग अलग अंगों से मिलकर बना होता है, जिसके अंतर्गत रक्त, रक्तवाहिनी, हृदय और लसिका अंग आदि इसमें मिलकर के यहाँ पर परिसंचरण तंत्र की संरचना को बना रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो आगे बढ़े। अब आपके यहाँ पर हम विशेषता करते हैं कि जो आपका शरीर में हृदय है, यहाँ पर हम बात किसकी करेंगे, हृदय की बात करने वाले हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हृदय की बात करेंगे। तो जब भी हम परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आने वाले हृदय की बात करते हैं तो मनुष्य में 4 कोष्ठीय हृदय उपस्थित होता है। कितना कोष्ठीय होगा, 4 कोष्ठीय हृदय उपस्थित होता है। तो ये जो 4 कोष्ठ होते हैं, 4 जो डब्बे होते हैं, ये कुछ अलग अलग प्रकार से आपको देखने के लिए मिलते हैं। इनमें आपको 2 संरचनाएं दिखेगी, किसकी, 2 आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, अलिंद की संरचना, अलिंद
और दो आपको दिखाई देते हैं निलय की संरचना। दो क्या दिखाई देंगे आपको? निलय की संरचना दिखाई देती है, ठीक है। और अगर हम चार कोष्ठों को आपको कुछ चित्र के माध्यम से दिखाएं तो ये चार कोष्ठ कुछ इस तरीके से है। हम इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं। एक कोष्ठ ये, दूसरा कोष्ठ ये, ठीक है। दो कोष्ठ जो ऊपर की साइड होते हैं वो संरचना की अगर बात करते हैं तो संरचना में छोटे होते हैं, लेकिन जो दो कोष्ठ नीचे की साइड होते हैं अगर संरचना की दृष्टि से देखें तो वो जो दो कोष्ठ होंगे वो संरचना की दृष्टि से कैसे होंगे? ऊपर वालों से अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। अब जो ऊपर की साइड पाए जाने वाले जो ये कोष्ठ दिखाई देते हैं इन्हीं को हम क्या कहेंगे? अलिंद कहते हैं। और नीचे जो कि बड़े साइज में आपको दिखाई दे रहे हैं इन संरचना को हम कहेंगे निलय। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ये ऊपर के रहे अलिंद और ये दो रहे निलय। अब इनके नाम देखते हैं, इनके किस तरीके से ये उपस्थित है। देखिए जो यहाँ पर आपको इस साइड वाला अलिंद दिखाई दे रहा है इसे, क्योंकि ये हमारा कौन सा साइड है, अगर हम ऐसे खड़े होंगे तो ये दायां साइड होगा, तो यहाँ पर ये जो अलिंद होगा इसको हम क्या कहेंगे? दायां अलिंद कहते हैं, अलिंद एट्रियम, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि उस साइड है तो ये बायां अलिंद हो जाएगा, बायां अलिंद हो जाएगा। क्लियर? उसी तरीके से नीचे आ जाएंगे तो ये जो संरचना होगी ये हो जाएगी आपकी दायां निलय की, दायां निलय की। और जो उस साइड वाली संरचना हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी किसकी? बायां निलय की, बायां निलय की। तो इस तरीके से जो हृदय बना होता है वो चार कोष्ठों से मिलकर बना होता है। दो अलिंद दो निलय, जिसमें कि दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां निलय बायां निलय है। क्लियर? और रक्त का जो परिवहन होगा वो किस तरीके से होगा? वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपके इस अलिंद में आएगा, इस अलिंद से होते हुए वो निलय में जाएगा और निलय से फिर जो भी रक्त होगा वो कहाँ जाएगा? आपके हृदय फेफड़ों से होते हुए बाएं अलिंद में आएगा, फिर उसके बाद ये बाएं निलय में आएगा और फिर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरीके से रक्त का परिवहन आपका देखने के आपको मिलेगा। क्लियर? अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो चार कोष्ठ है इन चार कोष्ठ को अलग अलग रखने के लिए, है ना, डब्बे जैसी संरचना हम कह रहे हैं, तो ये डब्बे जैसी संरचना एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहती है। तो इनको अलग करने के लिए भी यहाँ पर इनके मध्य में क्या उपस्थित होता है? इसमें उपस्थित होता है सेप्टम। सेप्टम यानी कि जिसे हम पट कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किस चीज की? अगर हम बात कर रहे हैं कि दो अलिंदों और दो निलय को बीच से अलग करने वाली संरचना, ये जो दायां अलिंद है बायां निलय है, इन दोनों कोष्ठ को एक दूसरे से अलग करने वाली जो संरचना होती है इसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे? इंट्रा एट्रियम या एट्रियल सेप्टम कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इंट्रा एट्रियल सेप्टम। इसे हम कह रहे हैं इंट्रा एट्रियल सेप्टम कहते हैं, सेप्टम। ठीक है, यानी कि इसको अलंद अलिंदी या अंतर अलिंदी पट कहते हैं। क्लियर बात हो गई है? तो यहाँ पर दाएं और बाएं अलिंद को एक दूसरे से अलग करने वाली जो संरचना है वो अंतर अलिंदी पट कहलाती है। क्लियर बात है? ठीक है, उसके अलावा यानी कि पेशियां ही उपस्थित होती है, पेशियों जैसी संरचना। उसके बाद बात कर रहे हैं कि जो संरचना आपकी किसको, जो संरचना आपके बाएं अलिंद और बाएं निलय दाएं निलय को अलग रख रही है उस संरचना को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, सेप्टम कहेंगे। ठीक है, यानी कि अंतर निलय पट कहते हैं, अंतर निलय पट कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं? ठीक है, अब आपने देखा कि दो अलिंद और दो निलय, इन दोनों को अलग करने वाली संरचनाएं आपने ये दोनों देख ली, लेकिन आप देख रहे होंगे ये जो ऊपर का अलिंद वाला भाग और नीचे का निलय वाला भाग है, आखिर इनको अलग करने वाली संरचना क्या है? तो यहाँ पर जो संरचना उपस्थित होती है उसको आर्टियो वेंट्रिकल सेप्टम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो इन दोनों के मध्य में संरचना उपस्थित है इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं आर्टियो वेंट्रिकल या वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना? तो इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है। दायां अलिंद बायां अलिंद को अलग करने वाली संरचना होती है इंट्रा एट्रियम सेप्टम,
दायां निलय और बाएं निलय को अलग करने वाली संरचना होती है आपकी इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, और ऊपर के दाएं अलिंद और ऊपर के आलिंद और नीचे के निलय को अलग करने वाली आर्टियोवेंट्रिकल सेप्टम, ये संरचनाएं होती है। तो इस तरीके से आपके ये चारों के चारों कोष्ठ आप देखोगे एक दूसरे से बिल्कुल अलग उपस्थित होते हैं। तो ये रहे आपके चार कोष्ठीय हृदय की संरचना, जिसमें कि आपको चार कोष्ठ नजर आ रहे हैं। क्लियर बात हो गई है। अब इसी आधार पर हम क्या देखेंगे, मानव के हृदय की संरचना आखिर किस प्रकार से होती है। तो जब भी हम मानव हृदय की संरचना को देखेंगे तो पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मानव हृदय की संरचना में हम क्या देख रहे हैं, मानव हृदय की संरचना जब भी हम देखेंगे तो इसमें देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि जो मानव हृदय होता है वो कैसा होगा, आपका चार कोष्ठीय होगा। ठीक है, चार कोष्ठीय होगा। ऊपर से हम ये देखते हैं कि ये किससे बना होगा, दोहरे आवरण से बना होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो दोहरा आवरण होता है उसको हम क्या कहेंगे, मायोकार्डियम कहते हैं, मायोकार्डियम कहेंगे। क्लियर। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि इसका जो निर्माण होता है, हृदय का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, मीजोडर्म से होता है। मीजोडर्म से आपके किसका निर्माण हुआ है, हृदय का निर्माण हुआ है। बूढ़िया, आपको पता है बूढ़िया परत होती है आपके पास, तो उनमें से मीजोडर्म हृदय का निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है। क्लियर। उसके बाद आप सभी को पता है कि ये जो आपका हृदय होता है वो कौन सी साइड झुका होगा, वो झुका होता है बाईं ओर। ठीक है, बाईं ओर कैसा होगा, झुकावा रहता है, बाईं ओर झुका हुआ। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, एक हृदय की संरचना में हमने कहा ये आपके हृदय की विशेषताएं होती है। अब बात करते हैं आखिर हृदय की संरचना होती कैसी है। तो हृदय की संरचना जब हम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, ये आपकी हृदय की संरचना को हम क्या दिखाएंगे, कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये सबसे पहले आपका आ जाता है अलिंद का भाग। ठीक है, अलिंद भाग हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं ये जो भाग आ गया है ये आ जाता है आपका निलय का भाग। क्लियर बात है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देखा ये जो भाग होगा, ठीक है, ये जो भाग होगा, ठीक, ये आ जाता है आपका दायां अलिंद का भाग। क्लियर। और ये जो भाग आपका निकल रहा है वापस, ये जो भाग आ जाएगा ये वापस से किसका आ जाएगा, आपका निलय, यहाँ पर निलय वाला भाग आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये मानव हृदय की संरचना होती है। यहाँ पर हम कहेंगे कि हृदय में रक्त यानी कि और गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, तो यहाँ पर हम एक संरचना बनाते हैं, ये होती है आपके फेफड़ों की संरचना। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, फेफड़ों की संरचना। तो अभी तो आप इस माध्यम से समझ सकते हो क्या क्या। सबसे पहले ये जो संरचना, ये जो आपने कोष्ठ बनाया है, इस कोष्ठ को हम क्या कहेंगे, ये कोष्ठ होता है आपका दायां अलिंद। ये कौन सा है, दायां अलिंद की हमने बात करी। क्लियर। ये जो नीचे का कोष्ठ है इसको हम कहेंगे दायां निलय। क्लियर। ठीक है, उसके बाद जो संरचना होगी इसको हम कहेंगे बायां अलिंद। बायां अलिंद की हमने बात करी। और ये जो नीचे संरचना है इस संरचना को हम कहेंगे बायां निलय। तो ये हो गए आपके चार कोष जो कि एक दूसरे से आपको एकदम पृथक पृथक नजर आ रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, ये देख सकते हो आप कि जो क्या है आपके ये जो दायां अलिंद और दायां निलय, इनके मध्य में आपको एक वॉल्व जैसी संरचना दिखाई दे रही। तो इस वॉल्व को हम कहते हैं त्रिवलनीय वॉल्व या ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, यानी त्रिवलनीय आपकी वॉल्व यानी त्रिवलनीय वॉल्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ वाली में दाईं साइड में तो त्रिवलनीय वॉल्व मिलती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व मिलेगी। लेकिन अगर बाईं साइड में आप देख रहे हो ये दो ही ओपनिंग दिख रही है, तो इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व हम इसको कहते हैं क्योंकि ये कैसी होगी, आपकी द्विवलनीय आपको संरचना नजर आती है, यानी बाइकस्पिड वॉल्व कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है इसके बारे में आप सभी को। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी, ये देखिए ये आपकी जो संरचना होती है ऊपर आपको दिखाई दे रही है, ये आती है आपकी अग्र महाशिरा में। अग्र महाशिरा जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आने का कार्य करेगी सारे शरीर से।
ठीक है। उसके बाद ये जो आपकी संरचना है इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये कोरोनरी साइनस है आपकी। कौन सी संरचना है, कोरोनरी साइनस की संरचना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखना है आप सभी ने, क्या एक संरचना हम देख रहे हैं कि जो एक तो ये दायां निलय है, यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट होती है ताकि रक्त वापस ना आ सके, एक अर्धचंद्राकार वॉल्व होती है, और एक बाएं निलय के ऊपर भी क्या होगी, एक अर्धचंद्राकार वॉल्व होती है। तो इनको हम समुख रूप से वही कहेंगे कि क्या है, ये चंद्राकार वॉल्व प्रेजेंट होती है, जो कि अब क्या है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि क्या नहीं करेगी, यहाँ पर रक्त को वापस निलय में आने से रोकती है। क्लियर बात है। अब ध्यान से सुनना है कि जब रक्त क्या होगा, इस दाएं निलय में आएगा, तो दाएं निलय से ये रक्त शुद्ध होने के लिए इसमें ऑक्सीजन की वापस मात्रा आएगी, तो ये फेफड़ों से होकर गुजरेगा, क्योंकि जो दायां निलय है वो इस रक्त को फेफड़ों में ले जा रहा है। तो फेफड़ों में ले जाने के लिए यहाँ पर आवश्यकता होती है फुसफुसिया धमनी की। यहाँ पर कार्य किसका है, फुसफुसी धमनी का, रक्त को फेफड़ों तक ले जाने का। तो ये जो आप देख रहे होंगे ये आपकी क्या कहलाएगी, फुसफुसिया धमनी कहलाती है, फुसफुसिया धमनी कहलाएगी, जो कि रक्त को कहाँ ले जाएगी, फेफड़ों में ले जाने का काम करेगी। अब फेफड़े क्या करेंगे, फेफड़े जो ऑक्सीजन होगा उसको रक्त में डाल देंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएंगे, है ना। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वापस आपके कहाँ आएगा, इस बाएं अलिंद में लाएगा। तो इसको ले करके आने का जो काम करती है वो आपकी कौन सी करेगी, फुसफुसिया धमनी करेगी। फुसफुसिया धमनी इस काम को करती है, फुसफुसिया धमनी जो होंगी वो इस काम को करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो फुसफुसी धमनी के द्वारा रक्त जो होगा वो आपका कहाँ आ जाएगा, बाएं अलिंद में आ जाता है। क्या आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, बताइए जरा, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और संरचना होती है जिन्हें हम कॉन्ड्रिया टेंडी कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, कॉन्ड्रिया टेंडनी कहेंगे। अब ये जो कॉन्ड्रिया टेंडनी होती है ये वो संरचना होती है जो कि आपकी निलय भाग में होगी। निलय भाग में आप देखोगे ये तंतु रूपी में आपकी संरचना जुड़ी होती है, किससे, इन वॉल्व से। तो इन वॉल्व से यहाँ पर आप देखोगे निलय भाग से कुछ तंतु रूपी संरचना निकल रही है, जो कि कहाँ जुड़ी हुई होगी, आपके इन वॉल्व को खोलने में सहायता करती है। ये कौन सी नलिका है, ये वो तंतु रूपी संरचनाएं हैं जो कि क्या करेगी, यहाँ पर इन वॉल्व को खोलने का काम करेगी। तो ये कॉन्ड्रिया टेंडी है, क्योंकि ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है तो यहाँ पर ये 3 रूपी संरचना में उपस्थित है। यहाँ पर भी आपको वो देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये भी क्या है, यहाँ पर आपकी ये संरचना उपस्थित है जो क्या है, कॉन्ड्रिया टेंडनी आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जब भी यहाँ पर क्या है, अलिंद में रक्त भर जाएगा तो इनको खोलने का जो कार्य कर रही है, ऊपर से भी दाब पड़ेगा और ये भी क्या करेंगे, यहाँ पर इसको खींचने का कार्य करेगी, जिससे कि रक्त क्या है, जो भी रक्त आपका कहाँ उपस्थित है, यहाँ उपस्थित है दाएं अलिंद में, वो कहाँ आ जाएगा, दाएं निलय में आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम क्रिया होंगी, कॉन्ड्रिया टेंडनी जुड़ी होती है आपके अलिंद के छोर से। क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये होता है आपके एक हृदय की संरचना, जिसमें आपके अलिंद भाग, आपके निलय भाग, कौन रक्त को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अग्र महाधमनी लेकर के आ रही है ना। फिर उसके बाद क्या है, बाएं निलय से ये क्या करेंगी, सारे के सारे रक्त को अरोटा, फिर अरोटा से आपके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। क्लियर। अब इसके अगर हम चक्र को देखें तो चक्र कहाँ से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले हमने कहा जो अग्र महाशिरा होती है, अग्र महाशिरा थी, उसने क्या करा, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उस ब्लड को पूरे शरीर से लेकर के आने का काम करा। तो इसलिए मैं इसको रेड ब्लू कलर से बना रही हूँ। तो सबसे पहले जो रक्त आया वो कहाँ आया आपके, वो आया आपके कहाँ पर, दायां अलिंद में। कहाँ आया, दायां अलिंद में आया, ठीक है, अलिंद में आया। क्लियर। दाएं अलिंद से कहाँ गया, वो दाएं निलय में गया रक्त। क्लियर। यहाँ पर क्या हुआ, दायां निलय में गया रक्त, दायां निलय में गया रक्त। तो आपने देखा दायां निलय में करा। इसके मध्य में कौन सी वाल्व खुली थी, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व खुली थी, ठीक है, वाल्व खुली। उसके बाद ही रक्त कहाँ आया, आपके दायां निलय में आया। अब जो दायां निलय होता है वो रक्त को कहाँ लेकर के जा रहा है, फेफड़े रूपी संरचना में। कहाँ लेके जा रहा है, फेफड़ों में लेके जा रहा है।
लेकिन इस फेफड़ों तक ले जाने के लिए एक संरचना उपस्थित होती है, जिस संरचना को हम कहते हैं, ये होती है आपकी फुसफुसिया धमनी। फुसफुसिया धमनी नामक जो संरचना होगी वो इसको कहाँ ले जा रही है, फेफड़ों में ले जा रही है, धमनी। ठीक है, फुसफुसिया धमनी की जो संरचना है वो इस रक्त को फेफड़ों में ले जा रही है। फिर देखो फेफड़े जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए हमने रेड से बनाया, वो कहाँ लेकर के आएगी, वो फुसफुसिया सिरा के माध्यम से। ठीक है, कौन से, फुसफुसिया। फुसफुसिया क्यों बोला, क्योंकि ये फेफड़ों से जुड़ी है। फुसफुसिया सिरा के द्वारा ये कहाँ लेकर के आएगी, आपके रक्त को दायां निलय में अलिंद में लेकर के, सॉरी बाएं अलिंद में लेकर के आएगी, है ना। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमने कहा ये बनाया इसने क्या, बायां अलिंद बनाया। ठीक है, बाएं अलिंद के बाद ये रक्त कहाँ जाएगा, बाएं निलय में जाएगा, बाएं निलय में जाएगा। क्लियर। और बाएं निलय में जब आएगा तो उससे पहले उसको कहाँ से जाना पड़ेगा, बाइकस्पिड वाल्व को खोल के जाना पड़ेगा, बाइकस्पिड वाल्व को खोल करके जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका अरोटा में जाएगा, अरोटा में जाएगा, और लास्ट में ये कहाँ पहुंचेगा, विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। समझ गए। तो इस तरीके से आपका ये रहा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि दाएं अलिंद दाएं निलय में आएगा, और उसके बाद फेफड़ों से जब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा तो वो फुसफुसिया सिरे की सहायता से बाएं अलिंद बाएं निलय और फिर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। तो इस तरीके से ये होता है आपके रक्त का परिसंचरण। क्लियर बात हो गई है, समझ में आ गया है, तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं किस चीज की, हम बात करेंगे पहले तो इस संरचना में हम देख लेते हैं। देखो हमने क्या क्या बात करी, ध्यान से देखिए। तो देखिए आप सब कुछ जानते हो, सबसे पहले हमने कहा ये होती है आपकी अग्र महाशिरा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आ रही है, इसलिए ये ब्लू कलर की बना दी। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपका कहाँ आ जाएगा, दाहिने अलिंद में रक्त आ रहा है, और फिर क्या आया है आपके दाहिने निलय में। दाहिने अलिंद और दाहिने निलय में आप सभी देखोगे यहाँ पर उपस्थित है ये ट्राइकस्पिड वॉल, और इस ट्राइकस्पिड वॉल से ये देखो आपकी कॉन्ड्रिया टेंडिनिया जुड़े हुए हैं। क्लियर बात है। तो ये संरचना आपकी इस साइड की हो गई। उसके बाद आगे देखेंगे, ये रही आपकी जो भी रक्त वाहिनी है वो क्या है, यहाँ पर फुसफुसिया धमनी के द्वारा ये रक्त फेफड़ों में जाएगा, और फिर फुसफुसिया सिरा उनको वापस लेकर के आएगी कहाँ, बाएं अलिंद में, फिर बाएं अलिंद से वो कहाँ जाएगी, बाएं निलय में, बाएं निलय से फिर महाधमनी द्वारा ये शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दी जाती है। तो इस तरीके से ये जो था वो आपका क्या है, यहाँ पर ये होता है आपके हृदय की संरचना। अब हृदय की संरचना में भी हम ये देखते हैं कि हृदय आप सभी को पता है कि ये अनैच्छिक गति करता है। अनैच्छिक का मतलब कि जो गति आपके नियंत्रण में नहीं होती है। एक होती है आपके शरीर में ऐच्छिक गति, जैसे कि हम अगर अपने हाथ की मांसपेशियों को हिला रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि आसानी से हिल रही है, ये ऐच्छिक गति है। मैं चाहूँ तो अपने हाथ को इधर ले जा रही हूँ, उधर ले जा रही हूँ, लेकिन आपके शरीर में अनैच्छिक पेशियां भी उपस्थित होती है, जो कि आप देखोगे आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है, आपकी इच्छा अनुसार के विरुद्ध कार्य करती है। जैसे कि हम हृदय पेशी की बात करते हैं, हृदय पेशी वो पेशी होगी जो अपनी स्वेच्छा से कार्य कर रही है। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई तंत्रिका नियंत्रण नहीं होता है। हृदय स्वयं से भी क्या करता है, यहाँ पर धड़कता है, या हम कह सकते हैं स्वयं से ही यहाँ पर पेशीय गतियों के द्वारा यहाँ पर अपनी क्या करेगा, गति करेगा। जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि हृदय के पास कुछ क्या होते हैं, नोडल्स ऊतक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हृदय के पास हृदय की गति कराने के लिए, हृदय के पास क्या है, हृदय की गति कराने के लिए कुछ नोडल्स ऊतक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन से प्रेजेंट होते हैं, आपके नोडल्स ऊतक प्रेजेंट होते हैं, नोडल्स टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये हृदय पेशियां ही होगी। क्या है ये, हृदय पेशियों का क्रिया विभव इनके में उत्पन्न होता है। हृदय पेशियों का जो क्रिया विभव है, पेशियों का जो क्रिया विभव होता है वो इधर ही उत्पन्न होता है, जिसके कारण आपका जो हृदय होगा वो क्या होता है, 72 बार धड़कता है। इसी के कारण क्या है, जो आपका हृदय होगा वो 1 मिनट में कितना, 72 से 75 बार यहाँ पर धड़कता है। किसके कारण धड़केगा, इन्हीं नोडल्स ऊतक के द्वारा। अब ये नोडल्स ऊतक क्या होते हैं, ये कुछ नहीं है, ये कोशिकाओं का एक गुच्छा, या हम कहेंगे ऊतक जैसी संरचना होगी। अब देखिए, जब मैं यहाँ पर कोष्ठों की संरचना बना रही हूँ, ठीक है, ये मैंने कोष्ठ बनाए, ये आपका क्या है, अलिंद का भाग था। ठीक है, यहाँ पर भी हम दिखा रहे हैं कि ये कौन सा भाग है, आपके अलिंद का भाग है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर हमने कहा ये आपका कौन सा भाग है, निलय का भाग है। ठीक है, और ये भी क्या है, आपके
निलय का भाग है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये इस तरीके से हृदय की संरचना। अब इन नोडल्स की बात करते हैं तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ इस तरीके से, जैसे कि एक नोडल्स आपका कहाँ होगा, अलिंद सिरे पर उपस्थित होता है, एक नोडल्स ये रहा। दूसरा आपका अलिंद और निलय के मध्य में उपस्थित होगा, तो ये दूसरा आपका नोडल्स होगा। तीसरा आपका कहाँ होगा, इस तरीके से यहाँ उपस्थित है। तो सबसे पहले जो कि क्रिया विभव को उत्पन्न करता है इसे हम ऐसे नोड कहते हैं, ऐसे टिश्यू कहेंगे, जो कि जिसको हम पेस मेकर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो क्या करेगा आपके शरीर में क्रिया विभव, यानी कि हृदय की जो गति का प्रारंभन करता है, स्व इच्छित गति का जो प्रारंभ करेगा वो ऐसे नोड्स भी करेगा। ऐसे नोड्स क्या करेगा, सोडियम को अपने अंदर खींचता है, जिसके कारण ही आप क्या देखते हो, जो आपका हृदय 72 से 75 बार धड़क रहा है ना, वो किसकी वजह से धड़क रहा है, इस ऐसे नोड्स की गति के द्वारा। अब इसमें जैसे ही क्या होंगे, जैसे ही इसमें सूचनाएं निकलने लग जाती है, ठीक है, संकेत आने लग जाते हैं, तो ये संकेत कहाँ धीरे धीरे आगे क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, और ये जो दूसरा नोड्स होता है इसे हम कहते हैं एवी नोड्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एवी नोड्स में पहुंचेंगे। ठीक है, ऐसे नोड्स से सूचना एवी में गई, एवी से जो ये सूचना जाएगी ये कहाँ जाएगी, एवी बंडल में जाएगी। कहाँ जा रही है, एवी बंडल में जाएगी। एवी बंडल के पास से नीचे थोड़ा सा आपके पास जो संरचना होती है वो आपकी होती है बंडल ऑफ हिस की। तो बंडल ऑफ हिस आपके यहाँ पर इस तरीके से दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, ये क्या रहा आपके पास, ये यहाँ से निकल रहे आपके दो बंडल ऑफ हिस होंगे, ये यहाँ से दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, बंडल ऑफ हिस दो भागों में विभाजित होंगे। और फिर इस बंडल ऑफ हिस में आप देखोगे छोटी छोटी जो संरचनाएं होंगी, जो कि यहाँ पर निलय में संकुचन की क्रिया कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, उनको हम क्या कहते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स कहते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं है, इसके द्वारा ही आपका हृदय क्या है, धड़क रहा है। सबसे पहले सूचना ऐसे नोड्स में आई, सूचना कैसे आई, इसने सोडियम को एकत्रित करा, ठीक है, जिसके कारण इसमें क्रिया विभव उत्पन्न हुआ। इसने अपने क्रिया विभव जो भी इसको ऊर्जा मिली उसको कहाँ से, एवी नोड्स को एक्टिवेट करा, एवी नोड से सूचना एवी बंडल में आई, एवी बंडल से बंडल ऑफ हिस में आई, और बंडल ऑफ हिस में इसके बाद पुरकिंजे फाइबर्स में जब ये सूचना आई तो ये जो निलय हुआ ये क्या हो गया, इस तरीके से रिलैक्स के फॉर्म में आ गया, जिससे कि जो भी इसके अंदर रक्त था वो कहाँ चला गया, फेफड़ों में या शरीर के अन्य अंगों में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से आपका जो हृदय होगा वो धड़केगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो नोडल्स हमने पढ़े हैं ये बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका जो हृदय है वो क्या कर रहा है, स्वइच्छित गति कर रहा है, स्वयं ही गति कर रहा है। हम कहते हैं कि हृदय में पेशीय गति उपस्थित होती है। पेशीय गति किसके कारण उपस्थित हो रही है, इन ऊतकों की गुच्छों के द्वारा ही, इनमें जो क्रिया विभव उत्पन्न हो रहा है इसके कारण आपका हृदय क्या हो रहा है, धड़क रहा है या गति कर पा रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो मुझे लगता है एक तो होता है तंत्रिका नियंत्रण भी होता है, जब आपको डर लगती है या आप भागते हो तो तब उस समय आपकी तंत्रिका एक्टिवेट हो जाती है आपकी हृदय की धड़कनों को बढ़ाने के लिए। लेकिन सामान्य तौर पर आपका क्या है, ये जो हृदय में गति हो रही है स्वैच्छिक गति हो रही है, स्वयं ये हृदय गति कर रहा है अपने नोड्स के थ्रू, तो इसको हम क्या कह रहे हैं कि स्वैच्छिक गति कर रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर? मुझे लगता है कि आज का ये जो आपका टॉपिक था हृदय का, मानव परिसंचरण तंत्र का, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। इसमें हमने देखा, पहले तो हमने परिसंचरण तंत्र की विशेषता को जाना, फिर हमने देखा कि आखिर मानव हृदय के आपके 4 कोष्ठ होते हैं, उनके मध्य में कौन कौन से पट उपस्थित होते हैं, हृदय की संरचना कैसी होती है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से आपके रक्त का परिवहन हो रहा है, और लास्ट में हमने देखा नोडल्स ऊतकों के बारे में कि किस तरीके से कहाँ पर आपके नोडल्स ऊतक उपस्थित होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं आप सभी से किसी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ।